गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इकाई शुरू कर दी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कल हमने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स एट फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी क्या है, फाई बी इक्वल टू बी ए, अगर कोण थीटा है तो बी ए कास थीटा। ये चुंबकीय फ्लक्स था। फिर बताया था हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है क्या, और फैराडे के दो नियम बताए थे, जिसमें पहले नियम में वैज्ञानिक न्यूमैन ने मदद की थी, तो फैराडे के पहले नियम को न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नियम में वैज्ञानिक लेंज ने मदद की थी फैराडे की, इसलिए दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो फैराडे के दो नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या और चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक है, ये कल फोटो भी भेजे थे और कल हमने लेक्चर भी दिए थे इसके। आज जो आपको बताना है, इसके आगे चलना है। फैराडे के नियम जहाँ तक आपने लिखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, उसके आगे घटना है एक अन्योन्य प्रेरण की। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण इसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये भी एक घटना है, अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। अब सुनिएगा जरा मन लगा करके, क्या है अन्योन्य प्रेरण है क्या। ठीक है, सुनिए, अच्छा भी लगेगा और समझ भी आएगा और तुरंत लर्न भी हो जाएगा। लर्निंग वाली कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि घटनाएं जो इवेंट्स होती हैं उन्हें लर्निंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें ध्यान से देखने और सुनने की ज़रूरत होती है। कोई भी घटना आप उसको लर्न नहीं करते हैं, कोई भी घटना घट गई तो वो आजीवन पूरे याद बनी रहती है, क्योंकि आपने उसको ध्यान से देखा या ध्यान से सुना है। तो अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से सुने तो ये घटनाएं हैं, तुरंत आपको वीडियो में देखते देखते ही आ जाए। अन्योन्य प्रेरण सुनिए क्या है। यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर, यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, यदि दो कुंडलियों को पास पास रख करके एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें। अब परिवर्तन का मतलब आप उसको घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, बंद कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। मतलब ये है कि आपको धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही है उसको डिस्टर्ब करना है। अगर एक कुंडली में आप ऐसा करते हो, एक कुंडली में यदि आप ऐसा करते हो, तो जो संबंधित दूसरी कुंडली है उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बहुत मन से सुनिए, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको गेन होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें, तो उससे संबंधित उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ये एक घटना है, लेकिन ये तब होगा जब पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें। यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। और जो दो कुंडलियां इस्तेमाल करते हैं उसमें पहली कुंडली को प्राइमरी कुंडली, प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली या सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। पहली कुंडली को प्राथमिक और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आता है एक लाइन का,
अन्योन्य प्रेरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, जिसमें पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। तो अन्योन्य प्रेरण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपके पास? ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे कोएफिशिएंट। तो ये तो अन्योन्य प्रेरण की घटना रही और अन्योन्य प्रेरण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स था आपके पास ट्रांसफार्मर। आप पढ़ेंगे इसी में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या इसे अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व, चाहे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहिए या फिर इसको कहिए अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल हो गया और ये इंडक्टेंस हुआ। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, हिंदी में अन्योन्य प्रेरकत्व। माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित की जाती है। ध्यान से समझिए, पहली कुंडली जो है उसमें I1 धारा प्रवाहित की जाती है। इस धारा के कारण द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है φ2। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर आ जाएगा, अलग से करने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, इसके कारण द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? φ2। द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है φ2। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2, यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, तो कल हमने बताया था N फाई एक भौतिक राशि है और इसे कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। कल के वीडियो में कल लेक्चर है ये। N फाई को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ठीक है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो और इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो एवं फेरों की संख्या N2 हो, तो ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है N2 φ2। और प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि ये फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1, या इसको लिख सकते हो N2 φ2 इक्वल टू MI1, N2 φ2 इक्वल टू MI1, जहाँ पर ये M एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इसे ही कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसे ही इसी नियतांक को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहा जाता है। ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक M है, इसी M को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से इसकी डिफिनीशन से निकाल सकते हैं M इक्वल टू N2 φ2 बटे I1। बहुत आराम से सब मैथमेटिकल डिफिनीशन है, कहीं पर कोई लर्निंग की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैथ आप करते चले जाओ वैसे ही डिफिनीशन आपकी निकलती चली आएगी। तो M आया N2 φ2 बटे I1। यदि कंडीशन लगा दीजिए, यदि I1 इक्वल टू 1 हो तो M इक्वल टू N2 φ2 बटे 1, ठीक है। तो M इक्वल टू N2 φ2, ये डिफिनीशन है आप। अब इसी को मैथमेटिक्स के हिसाब से डिफिनीशन आपकी तैयार है, आपको केवल शब्दों में लिखना है। आप अपने शब्द इस्तेमाल कीजिए, ना तो किसी बुक के शब्द इस्तेमाल कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप हमारे भी शब्द इस्तेमाल न कीजिए। आपके पास डिफिनीशंस रखी हुई है मैथमेटिकल, और इसी मैथ को देख करके आप इसकी डिफिनीशंस कह जाइए। दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ये
द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, बस शर्त ये है, प्रतिबंध ये है कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक। अब ये शब्द है, शब्दों का तालमेल है, आप जैसे भी कह पाएँ, ठीक है। आपको ये दिखाना है परिभाषा में कि ये आपस में बराबर हैं, और ये आपस में तब बराबर है जब ये यूनिट है, ठीक है। दूसरी तरीके से कह लीजिए, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो आप अपने डिफिनेशन से लिखिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल कीजिए। किसी बुक, किसी राइटर, किसी टीचर, किसी की भाषा आप इस्तेमाल ना कीजिए, आपके पास अपने खुद शब्द हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। किसी में एक सूत्र और डेवलप किए दे रहे हैं, यदि दो कुंडलियों के बीच, तो ये परिभाषा हो गई। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर, जरा समझिएगा, एक सूत्र यहाँ से डिफिनेशन तो आ ही गई, एक सूत्र और न्यूमेरिकल लगाने के लिए डेवलप कर दे रहे हैं। कल हमने फैराडे का नियम बताया था, पहला नियम E - n डेल्टा पाई बटे डेल्टा टी। ये फैराडे का दूसरा नियम था, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो कल इसको हमने बताया था। तो इस नियम के आधार पर अगर इस सूत्र से एक सूत्र निकालना चाहें तो कैसे, अगर यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये हो डेल्टा phi1 I1, ठीक है, फेरों की संख्या N2 हो, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये phi2 होगा दूसरी कुंडली में। जरा समझिए, हमने डायरेक्ट करने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको बहुत थ्योरी न जानी पड़े, बहुत ज़्यादा व्याख्या न करनी पड़े, मैथ से ही आ जाए। ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि पहले सूत्र था, फैराडे का नियम है -n डेल्टा पाई बटे डेल्टा टी। यहाँ दो कुंडलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी कुंडलियों का इस्तेमाल है? दो। एक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अगर फेरों की संख्या है तो उसमें फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या आ रही है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि दूसरी कुंडली में, तो ये आ गया दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2, फेरों की संख्या है N2, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है phi2, ठीक है। इसी सूत्र में हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि बहुत लैंग्वेज में ना घुसें और ज़्यादा परेशान भी ना होना पड़े। इसी को लिखने का तरीका बदलना है। डेल्टा को बाहर कर लीजिए, N2/2 बटे डेल्टा टी, ठीक है। ये E2 आया, और चूंकि अभी अभी पीछे पढ़े हैं हम, M होता है N2/2, इसलिए E2 माइनस डेल्टा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं M, ठीक है। यहाँ पर N2/2 ये M, यहाँ पर एक चीज छूट रही है, ये N2/2 जब आप परिभाषा यहाँ से लिखेंगे, परिभाषा के लिए तो ये आया था, और यहाँ जब वैल्यू लिखेंगे तो चूंकि M बराबर क्या आया था, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू जब लिखेंगे I1, तो M I1 होगा N2/2। यहाँ जो एकांक हमने किया था वो डिफिनेशन पाने के लिए किया था, लेकिन जब मैथमेटिक्स में आएंगे मैथमेटिकल वैल्यू, तो M I1 होगा N2/2, तो यहाँ M I1 बटे डेल्टा टी, M को बाहर कर लीजिए, तो डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी E2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, M माइनस डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, ठीक है। M E2 बटे माइनस लगा रहेगा डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। एक सूत्र अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ये भी है। एक सूत्र तो आपको हमने यहाँ से बताया, M बराबर N2/2 डिफिनेशंस के लिए है, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए M बराबर N2/2 बटे I1, तो M I1 बराबर N2/2
इक्वल टू न्यूमेरिकल यहाँ से भी लगेगा, इस सूत्र से भी, या फिर इस सूत्र को कह लीजिए। ये सब आंतरिक प्रश्नों के लिए है, ये जो है वो डेफिनेशंस के लिए है। ये आंतरिक प्रश्न के लिए एक सूत्र और तैयार हो गया आपका। यहाँ से भी आप m की डिफिनेशंस दे सकते हैं। आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए आप माइनस हटा दीजिए, तो m बराबर E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा t। जब आंतरिक प्रश्न हल करेंगे तो इस माइनस की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से अगर परिभाषा आप चाहें तो फिर निकाल सकते हैं। यदि डेल्टा I1 बटे डेल्टा t इक्वल टू 1 हो, डिफिनेशंस दे रहे हैं आप, तो m इक्वल टू E2 बटे 1 या m बराबर हो जाएगा E2। जैसे परिभाषा यहाँ से निकाली थी, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक डिफिनेशन यहाँ से भी निकलेगी आपकी, चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे आप इसको लिख दीजिए, सब सही है। इसीलिए हम सारी मैथ आपको सामने लेके आ रहे हैं कि परिभाषाएं कैसे निकालनी है। यहाँ से परिभाषा अगर निकालेंगे तो दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, बशर्ते शर्त इतनी है कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, समझ से भागे यहाँ, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर, मतलब धारा परिवर्तन की दर एकांक। तो यहाँ से भी एक डिफिनेशंस मिलेगी, यहाँ से भी डिफिनेशंस मिलेगी, यहाँ से न्यूमेरिकल लगेंगे, यहाँ से न्यूमेरिकल लगेंगे, यहाँ से भी आपका बढ़िया से न्यूमेरिकल लगेंगे। ये सूत्र आया हुआ है, इससे भी न्यूमेरिकल लगेंगे। डिफिनेशन आप दो जगह फाइंड करोगे, यहाँ से फाइंड करोगे और यहाँ से डिफिनेशंस कहोगे, कोई भी डिफिनेशंस लिखोगे सही है। यहीं पर अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें, यूनिट ऑफ एम, और ये सब बताने की चीज़ें नहीं, आप इंटर की लगभग लास्ट में पीक पॉइंट पे चल रहे हैं, 90% कोर्स हो गया है। तो यहाँ से अगर मात्रक निकाले तो E2 हो गया वोल्ट विद्युत वाहक बल, और ये डेल्टा I1 हो जाएगा एम्पियर, और ये बटे हो जाएगा सेकेंड। न्यूटन बटे ये वोल्ट बटे एम्पियर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और इसको सरल कर सकते हो, ऊपर ले जाओ, वोल्ट को भी तोड़ सकते हो। जब फंडामेंटल यूनिट में लेके आओगे इसको, तब आप डायमेंशन लिख पाओगे, और ये आपका काम है यूनिट और डायमेंशंस लिखना। ठीक है, ये तो सामान्य सी चीज़ है। वोल्ट बटे एम्पियर सेकेंड को ही या इसी को अथवा हेनरी कहा जाता है, ये नाम ज़्यादा आपका प्रचलित होगा। ठीक है, और H से डिनोट करते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है? हेनरी। यहाँ से आप डायमेंशंस जो भी आए उसको लिख लीजिएगा। तो आज के लेक्चर्स में बेसिकली हमने जो बताया, कोशिश की अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व के विषय में समझाया है। ठीक है, उम्मीद है, विश्वास है, आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। इसकी फ़ोटो भेज रहे हैं, इसको नोट्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।